मैं ऐसे करता हूँ, दो मेन एलिमेंट्स है, एक है ऑक्सीजन एक है हाइड्रोजन, ठीक है, एक है ऑक्सीजन एक है हाइड्रोजन। अब इन दोनों का जो रिमूवल, काफी ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ब्रेड है, ये एप्पल है, यहाँ पे आपकी कुछ बेरीज हैं, लीफ है, ये आई गेस ये वो मोमबत्ती लाइट अप हो गई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ये कंटिन्यूसली जलेगी जब तक ये पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती, बुझ नहीं जाती। तो ये ऑक्सीजन प्रेजेंस, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन का रिमूवल करती है या एडिशन करती है? हमारी बॉडी ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइज टैलेंट। माय नेम इज विशाल सिंह चौहान। कैसे हो आप सभी? फुल एनर्जी मोड के साथ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर ऑन द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आप समझ चुके हो, लेकिन हम इस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ लेक्चर में उसमें हुए जो जो देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारी डेली लाइफ के मतलब रोज देखने को मिलता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते इस चीजों पे। अब आप कहोगे सर रोज देखने को मिलता है, ध्यान क्यों नहीं देते, मतलब समझे नहीं हम यार। दो मेन एलिमेंट्स है, अभी मैं ऐसे करता हूँ, दो मेन एलिमेंट्स है, एक है ऑक्सीजन एक है हाइड्रोजन, ठीक है, एक है ऑक्सीजन एक है हाइड्रोजन। अब इन दोनों का जो रिमूवल है, या ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन बन जाता है, ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन बन जाता है, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑन दी अदर हैंड हमारा ऑक्सीडेशन बन जाता है, और हाइड्रोजन का गेन हमारा रिडक्शन बन जाता है। ये दोनों चीजें तो हमें पता है, जो कि अंधेरा कायम रहे वाली सिचुएशन है। ये कैसे आता था तुम्हें पता नहीं होगा, पहले एक बहुत पहले शो आता था अंधेरा कायम रहे, पता नहीं किस किस को याद होगा। अभी तुम में से तो काफी कम ने देखा होगा, वो हम तो छोटे थे तब वही चलता था हमारी टीवियों में, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन तो हमारे सामने हो गई, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक्चुअली में हमारी डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट डालती है, क्या क्या रोल प्ले रहता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से ऑक्सीडेशन डिफाइन होता है, किस तरह से रिडक्शन डिफाइन होता है, हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तुम्हारे घर पे अभी 100% तुम्हारे घर पे एक जगह है, मैं बता सकता हूँ, अभी वहां पे 100% ऑक्सीडेशन इफेक्ट कर रहा है, वो है तुम्हारे कूलर्स में। अब तुम कहो कूलर्स में कैसे, कूलर्स में जंग लगती है, अब उसके बारे में बात करेंगे यार, वरना फिर तुम लोगों को पता ही चल जाएगा, फिर तुम लेक्चर में रुकते नहीं हो, भग जाते हो बहुत जल्दी। भागा मत करो, स्टे टिल द एंड। मजा तभी आता है जब आप रुकते हो मेरे साथ में, तब एंजॉयमेंट करते हैं, अपन समझते हैं चीजों को विद अ प्रैक्टिकल वे। तो बिना किसी देरी के साथ में आज हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, जो रहने वाला इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द डेली लाइफ बेसिस, ठीक है। जिसमें फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूँ, वो मेरा रहने वाला है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब देखो, सबसे पहला इफेक्ट है कोरोजन। कोरोजन आपको पता है डेली हर किसी के, मतलब आप लिटरली ऑक्सीडे ये देखते हो ये कोरोजन तो आपको हर जगह दिखता होगा। कोई नेल रखी हुई है काफी टाइम से किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हल्का हल्का वाटर है या मॉइस्चर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन है। ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली बात है हर जगह रहेगी, वैक्यूम चेंबर आप बना नहीं सकते, तो ऑक्सीजन और हमारा नॉर्मल मॉइस्चर की प्रेजेंस में किसी भी मेटल में, किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल बॉडी में ऑक्सीडेशन होता ही होता है। ज़्यादातर कार पार्ट्स, कूलर, आपके एसीज में वेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ब्लेड्स होते हैं, फैन के ब्लेड्स, जिसके घर में पंखा लगा उसके पंखे के ब्लेड्स, कूलर में बहुत ज़्यादा देखा गया है। उसके जो कूलर को तो, हमारा जो कूलर है ना, उसको हर साल पेंट कराना पड़ता है। रीज़न क्या है? सबसे ज़्यादा पानी उस पर गिरता है, ऑब्वियसली बात है, जो ब्लेड्स होते हैं उस पर पानी कंटिन्यूसली गिरता है। वैसे कूलर में तो हर जगह पानी गिरता ही गिरता है, कूलर के ब्लेड्स पे, बट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो रहता है वो उस पे रहता है, और नीचे तो पानी ही रहता है, मतलब उसके सरफेस पे ही पानी रहता है। तो अभी हम ब्लेड्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा उस पे गिरता है, हवा भी आती है साथ में, तो वो पेंट जैसे ही छूटता है तो उसमें बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कोरोजन के, ठीक है। कोरोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स पे, जिसकी वजह से कोरोजन होता है, जो किसी भी स्ट्रक्चर की ओरिजिनल शेप को भी डिग्रेड कर सकता है, प्लस उसकी पावर को भी। अब मैं बताता हूँ, ऑक्सीडेशन होने के बाद में जब जंग लग जाती है, जो जंग बोलते हैं हम इसको, ये जो जंग लगती है टेक्निकली ये किसी भी मेटल को ना वीक कर देती है। अभी जैसे ये है, ये बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग है, मैं अभी इसको नहीं करूंगा, नहीं पता चले कुछ हो जाए। ये अच्छा खासा है, मतलब इसको मैं यूं यूं भी करूं तब भी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर इसमें मान लो ये मेटल का होता है और ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन की वजह से इसमें जंग लग जाती, तो चांसेस होते हैं कि अगर मैं इसको इस तरह से, मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इतना टाइट तो ये रहेगा कि ब्रेक नहीं होगा, बट मैं जब इसको इस तरह से रब करूंगा ना, तो रब करते टाइम पे इसके ऊपर से जो ये रस्टिंग है, ये निकलने लग जाएगी, जो इसको धीरे 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 कंपोस्ट करते करते ना डाउनग्रेड कर देगी, और हो सकता है एक दिन में तोड़ भी पाऊं, इजीली ब्रेक भी कर पाऊंगा। तो ये रहता है कोरोजन की कंडीशन में, ठीक है। एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ कॉपर पाइप। कॉपर पाइप में तो बहुत ज्यादा देखा गया, मैंने लिटरली, मैं बता रहा हूँ, हमारे पास में आयरन नेल्स रखी हुई थी, उसमें इतना मतलब ज्यादा जंग लग गई थी, धीरे पेंट ना हो। बताएंगे कोरोजन को प्रिवेंशन भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको भी समझाएंगे, बट अभी तो इस पे रहते हैं, ठीक है। कोरोजन को कैसे बचा सकता है? ऑब्वियस सी बात है, एक तो इसमें मेटल की कोटिंग कर सकते हो, आप पेंट कर सकते हो, आप मेटल्स को किसी ऑयल में डिप कर सकते हो। एक हम कुछ दिन बाद, एक आप
हमारे एक शॉर्ट वीडियो में देखना, वहाँ पे आपको दिखेगा। तो 1-2 दिन बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कोरोजन किस टाइप में हम मेटल्स में रस्टिंग को रोक सकते हैं। अब मेटल्स की रस्टिंग किस तरह से रोकी जाएगी, ये मैं आपको वहीं पे बताऊँ, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब जो वो एक्सपेरिमेंट है उसमें कम से कम 1-2 दिन लग जाएँगे। तो 2 दिन तक मैं कैमरा चालू करके नहीं बैठूँगा, तो मैं उसको करके फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वाले क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। हो सकता है शायद इसके बाद भी बता जाऊँ, ठीक है? अब कोरोजन क्या होता है रियल लाइफ में, चलो एक बार देख के आते हैं कि कोरोजन एक्चुअली में किस तरह से दिखता है और किसी भी मेटल पे रस्टिंग किस टाइप से डिफाइन होती है। चलो आ जाओ मेरे साथ। देखो बच्चों, मैं अब आपको बताने वाला हूँ कोरोजन के बारे में। अभी ये मेरा ग्लोब है, कई बार आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं ग्लोब्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने उसको उठाया ना, तभी मुझे दिख गया, जब मैं किसी आयरन ब्लॉक को ढूंढ रहा था ना, मुझे ये मिल गया। अभी आप देख सकते हो, वैसे तो इसका पूरा का पूरा सरफेस कैसा है, शाइनी सा है। यहाँ पे हो या इस तरफ हो, आपको पूरा दिखेगा, पूरा ग्लॉसी सा है, शाइनी सा है। मतलब यहाँ पे रस्टिंग तो नहीं हो रही, लेकिन जैसे मैंने पीछे की तरफ देखा तो मुझे दिखा कि इस जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग हो रही है। अब इस जगह पे इतनी ज़्यादा रस्टिंग होने का मेजर रीज़न क्या है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस में रहता है हमारे ग्राउंड के या फिर हमारी ज़मीन पे, टेबल पे। तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, वाटर गिर जाता है, या फिर हो सकता है कुछ मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि ठंड में ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा मॉइस्चर इसी सरफेस पे आएगा। तो देखो आप ध्यान से देखोगे, इस जगह पे रस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कोरोजन होता है, यानी रस्टिंग होती है, जिसकी वजह से ये देखो, ये रस्टेड मेटल है जो काफ़ी ज़्यादा गंदा भी होता है। और अगर मैं इसको रब करता हूँ तो ये मेरे हाथों पे भी कुछ रेड ब्राउनिश कलर का आ जाता है, जिसकी वजह से, और ये एक ही सरफेस पे नहीं है, ये पूरे सरफेस पे, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, और इस जगह पे भी हो। यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं रहता इस पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे, क्योंकि अपर साइड पे रहता है, इतना ज़्यादा वाटर कांटेक्ट में नहीं आता। बट जो ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, वहाँ पे ज़्यादा रस्टिंग के चांसेस होते हैं। हाँ तो बच्चों, समझ में आया किस तरह से कोरोजन हुआ और किस तरह से वो रस्ट लगी हुई थी। मुझे तो बड़ा अजीब अजीब लगता है, तुम्हें बताना तुम्हें कैसा लगा। बट यार, रस्टिंग से मेटल डाउनग्रेड हो रहा है, आपकी चीज़ खराब हो रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। बाइक्स वगैरह में ही बहुत होता है, पता है। बाइक में जब बारिश वगैरह आती है ना, तो बारिश के टाइम पे नीचे पानी गिरता रहता है, तो उसके जो नीचे की प्लेट्स वगैरह रहती है ना, वहाँ पे रस्टिंग बहुत लग जाती है। इवन साइलेंसर में तो सबसे ज़्यादा रस्टिंग का खतरा रहता है, और वो तो सबसे डेंजरस है। और डेंजरस इन द सेंस फायर की कंडीशंस भी आ जाती है, इसलिए सर्विस वाले कहते हैं उसको ज़्यादा मेंटेन करके रखो। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमारा है फूड स्पॉयलेज। देखो, फूड स्पॉयलेज, खाना खराब हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। ऑक्सीडेशन जब भी फूड के कंपाउंड्स में, जैसे जो फैट्स और ऑयल होते हैं, इनकी वजह से जो भी फूड में फैट्स या ऑयल प्रेजेंट होते हैं ना, इनमें वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द rancid taste and odor, deterioration of nutritional value in food. Antioxidants are used to prevent oxidation and prolong the shelf life of food products. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। ब्रेड है, ये एप्पल है, यहाँ पे आपकी कुछ बेरीज हैं, लीफ है, ये आई गेस ये वो क्या होते हैं यार, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसको कुछ बुलाते हैं। एक रहता है खजूर टाइप कुछ होता है ना, खजूर वैसा कुछ है, ठीक है। और पीछे आपका एक ड्रिंक रखी है, वो सॉरी, एप्पल है, बट उसके ऊपर फंगस लग चुकी है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। तो इन सब चीजों को आप देख सकते हो रॉटन हो चुके हैं। रॉटन होने की वजह क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सप्लाई है इस पे आता जा रहा है, ऑक्सीजन की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अभी ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है साथ में, प्लस साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के एडिशन के साथ साथ इनकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे कम होती जाती है, बहुत जल्दी फंगस पकड़ लेता है। आपको पता है, ब्रेड के ऊपर हल्का सा पानी रख दो, उसको पानी मतलब गीली हो जाए या फिर मॉइस्चर टाइप में, उसको ऐसे छोड़ दो, सुबह तक आप देखोगे उस पर बढ़िया सी फंगस लग चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये कॉमन है, ये होता ही होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई किस तरह से ये फूड स्पॉइलेज होता है। चलो देख के आते हैं कि मेरा, पता है मेरे साथ भी ये हुआ। मैं सुबह मैंगो खाने के लिए उठा, मैं आज उठा था जस्ट मॉर्निंग में, यहाँ पे ऑफिस में आए थे, तो सोचा मैंगो खाते हैं। देखा तो मैंगो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। उसके पीछे का रीजन भी कौन है, हमारा ऑक्सीडेशन। आ जाओ देख के आते हैं कि ऑक्सीडेशन किस टाइप से होता है। अभी देखो, यहाँ पे मेरे पास में है 2 आम। अब ये आमों की हालत देख लो क्या हुआ। जो मैं कह रहा था ना, सुबह खाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इनकी कंडीशंस कुछ इस टाइप पे हो गई है। अब देखो, यहाँ पे आम कुछ साफ है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन की कंडीशन में कुछ आम इस तरह से खराब हुआ है कि इसका रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन के साथ में, मतलब इसने ऑक्सीजन का गेन ज्यादा कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूवल, ऑक्सीजन एड ऑन्स, धीरे धीरे क्या होता है, इसमें स्पॉइलेज स्टार्ट हो जाता है। और ये फ्रूट्स जो रहते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे या बाय द एंड ऑफ द टाइम, मतलब 2-3 दिनों के अंदर में रॉटन होने के चांसेस होते हैं, और ये स्पॉइल होके कुछ इस टाइप से दिखते हैं। और इनको खाना बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। कई लोग क्या करते हैं पता है, इसको रखा, ये इतना सा पोर्शन है, काट दिया, फिर खा लेते हैं, बाकी बाकी पोर्शन सही है ये कह के। लेकिन मेरे हिसाब से ना, कि बाकी पोर्शन भी इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता। सो किसी भी जगह पे आप इसको गाड़ दीजिए, मतलब यूज इट एज अ फर्टिलाइजर, वो बेटर है। क्योंकि इसको डेली लाइफ में यूज़ करना तो मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है। बात समझ में आई? समझ गए कितने खराब हो गए थे। अरे यार, मैं तो अब जी नहीं कर रहा अब इसको। गर्मियों के मौसम में आम नहीं खा पाएंगे, कोई बात नहीं, शाम को जाके लेके आ जाएंगे, फिर खाएंगे।
अब ये वाले लेकिन नहीं खा सकते, ये वाले, और खाना भी नहीं है, ये चीज़ें खराब होती हैं, तो मतलब हेल्थ तुम्हारी खराब होगी, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, होता है हमारा कंबशन। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में, अब आपको ये चीज़ तो बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जो हमारी ऑक्सीजन है ये एक कंबस्टिबल गैस है। कंबस्टिबल इन द सेंस ये फ्लेम पकड़ सकती है, आग को इनहेंस करने का काम कर सकती है। तो ऑक्सीडेशन की मैं बात करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, कंबशन रिएक्शन इन्वॉल्व द रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल। मतलब देखो, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज दिखा के भी लाता हूँ, अभी रुकना, रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ ऑन स्पॉट, टेंशन क्यों लेते हो। हमारी माचिस हमेशा यहीं रहती है, आपको पता है, हम हमारी माचिस को हमेशा अपने पास रखते हैं। चलो, हमारी माचिस आ चुकी है हमारे सामने, एज यूजुअल हमारी माचिस का जाना पॉसिबल नहीं होता, हम उसको अपने पास ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स दिखाने होते हैं। अब देखो, एक्सपेरिमेंट्स की बात आ ही रही है तो चलो मैं तुम्हें माचिस लेके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3-4 मैच लिए ताकि अच्छे से दिखा सकूँ मैं आपको 2-3 बार करके। अभी देखो, इस रूम में एयर प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है, अभी दिखा तो नहीं पाऊंगा बट पीछे एसी लगा हुआ है, ठीक है। एसी लगा हुआ नहीं तो पूरा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेबल हो जाता। जगह 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 यहाँ पे होल्स है, एसी की सप्लाई आ रही है, एसी से हमारा एयर आ रहा है, ठीक है। एयर आ रहा है, एयर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब टाइप की गैसेस। तो इस रूम में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं? बिल्कुल होगा, होगा। चलो यार, एक काम करते हैं, ये भी हम ना एक एक्सपेरिमेंट पूरा प्रॉपर करके देख लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने पर किस तरह से कंबशन काम कर रहा है वो पूरा ही दिखाऊंगा, फिर मजा आएगा। क्योंकि अभी मैंने अगर दिखा दिया ना तो अभी तो काइंड ऑफ मैं सिर्फ सिंगल दिखा पाऊंगा, वहां पे मैं डबल दिखा पाऊंगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो। मुझे बस एक माचिस गिरी मेरी, चलो, मुझे बस एक ग्लास लाना होगा, मैं ग्लास बाहर से ले आऊंगा तब दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तब तक पहले बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखो, बर्निंग ऑफ वुड, जो फॉसिल फ्यूल्स आते हैं कंबशन इंजन्स व्हीकल्स में, कंबशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। देखो, आपको पता है कि कंबशन होता है, इसी की वजह से हमारी गाड़ियां चल रही है, पेट्रोल डीजल इंजन जितने भी हैं। अभी ईवी आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल में कंबशन का बिल्कुल कंजम्पशन खत्म हो गया है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है। बट ये हमारे जो अभी, मतलब अभी की कंडीशन ऐसी है कि ओनली 2% या 1% ही ईवी आ पाई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ पाए हैं, जो लोगों को काफी अच्छे लग रहे हैं। बट कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी हैं। देखो, पॉजिटिव प्रोज रहते हैं हर चीज के, तो कॉन्स कहीं ना कहीं तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। प्रोज है तो कॉन्स है, तभी प्रोज है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर कॉन्स नहीं होंगे तो प्रोज अच्छे नहीं होंगे। अब ये आप समझोगे कि नहीं समझोगे मैं बता नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर कॉन्स हैं तो प्रोज भी होंगे ही होंगे, और प्रोज तभी अच्छे होंगे जब कॉन्स होंगे। अब ये क्यों, या आप सोचो, एक बार सोच के बताना। चलो पहले एक्सपेरिमेंट देख के आते हैं, एक्सपेरिमेंट देख के समझते हैं कि किस तरह से कंबशन टेक प्लेस करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस हटने पर क्या होगा। आ जाओ मेरे साथ। अब देखो, मैं आपको कंबशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है एक मोमबत्ती। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसको लाइट अप करूंगा तो ये जल जाएगी, क्योंकि आपको पता है हमारे एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने अभी इसको जलाया, तो जलाने के बाद में मैं इस मोमबत्ती को अगर जलाता हूँ, मोमबत्ती लाइट अप हो जाएगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ओके। अभी मोमबत्ती लाइट अप हो गई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ये कंटिन्यूसली जलेगी जब तक ये पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती, बुझ नहीं जाती। तो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए जल रही है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करने के लिए हम सीधे से इस ग्लास को लेते हैं, जिसको इस मोमबत्ती के ऊपर रख देंगे, तो क्या होगा, क्या ये बुझेगी या ये जलती रहेगी? क्योंकि जैसे ही मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा, देन इट इज ऑब्वियस कि होगा क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देख सकते हो आप किस तरह से ये बंद हो गई। बंद होने के पीछे मेजर रीजन क्या था, जैसे ही मैंने इसको इसके अंदर किया और जमीन पे रखा, तो वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से कट हो गया, और ऑक्सीजन सप्लाई कट होने की कंडीशन में ये मोमबत्ती बुझ गई। अब अगर मैं इसको नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि अभी मैं इसको जला देता हूँ और जलाने के बाद में नॉर्मल कंडीशन में रखता हूँ, हाँ, मैंने इस तरह से रख रखी है, तो इसको बंद करने के लिए हमें इस पे ऐसे हाथ से बुझाना पड़ेगा, वो एक अलग कंडीशन आ जाती है। बट अंडर द कंडीशंस ऑफ नो ऑक्सीजन ये कभी भी फ्लेमेबल नहीं हो सकती। आपको पता है, स्पेस में जब हमारे स्पेस शटल जाते हैं ना, तो स्पेस शटल्स वहां पे एयर प्रेशर का यूज करते हैं, वहां पे फायर का यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, वो फायर जलेगी ही नहीं। वहां पे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी फटता है ना, वो फ्लेम जरूर निकलेगी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, वो ज्यादा फैल नहीं पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो वो कंबस्ट इतनी ज्यादा होगी नहीं। यही रीजन है इसके पीछे कि किस तरह से कंबशन वर्क करता है। समझ में आ गया किस तरह से हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माचिस जल रही थी, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस खत्म होते ही माचिस जलना
बंद हो गई थी। माचिस ले सकते हो, आप मोमबत्ती ले सकते हो, देयर आर सर्टेन ऑप्शन जो आप ट्राई कर सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा भावना हो वैसा कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा एनर्जी स्टोरेज। अब एनर्जी स्टोरेज की बात करूंगा तो आपको पता है जो रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, अब ये इफेक्ट है किसका, रिडक्शन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है। आपको पता है रिडक्शन रिएक्शन ज्यादातर एनर्जी स्टोरेज के प्रोसेस में आती है, जहाँ पे हम बैटरीज को रिचार्ज करते हैं। रिचार्जेबल बैटरी सुनी होगी ना आपने, बैटरीज डिस्चार्ज हो जाती है, जो अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का सबसे मेजर पॉइंट है, जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बैटरी रात में डाउन हो, मतलब एक स्कूटी मैं देख के आया था, स्कूटी होता है ना स्कूटर्स, तो इलेक्ट्रिक था पूरा, ठीक है। उसका रेंज था कि वो 100 किलोमीटर चल सकता है ना, सिंगल चार्ज, लेकिन 6 घंटे में हो रहा है। 6 घंटे में उसकी 2 से 3 यूनिट जा रही है, 2 से 3 यूनिट, मतलब आप मान के चलो मंथ में, अब रोज कोई इंसान 100 किलोमीटर नहीं चला सकता, उसका गो थ्रू होगा 30 to 50 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, अगर वो नॉर्मल सिटी के अंदर चला रहा है। मान लेते हैं 50 रहता है, तो वो 2 डेज तक आई गेस चला ही सकता है, ठीक है। 2 डेज उसका चल रही है एक सिंगल चार्ज 2 डे के हिसाब से आप मानो 30 डेज का कितना होगा, 15 डेज मान लो, एक दिन का 3 यूनिट्स, तो 15 डेज का हो गया आपका 45 यूनिट्स। आप एवरेज लगा सकते हो, ऑलमोस्ट मान के चलो 45 to 50 यूनिट्स आपके आएगा ही आएगा। कुछ 300 रुपीज, 300 रुपए, सिर्फ 300 रुपए या 400, मैं मैक्स टू मैक्स खींच रहा हूँ, 500 रुपए में आप पूरा महीना गाड़ी चला सकते हो अपनी। तो वो बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ सिटी। 500 रुपीज में ही आपने पूरी की पूरी पूरे शहर में आराम से भगा भगा के इलेक्ट्रिक, हाँ लेकिन ये है उसकी थोड़ी सी लिमिट रहती है कि वो इस स्पीड से ऊपर नहीं जाती, थोड़ा रहता है। और इलेक्ट्रिक ईवीज के साथ में थोड़ा सा एक डेंजर पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं यहाँ पे कुछ डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ स्कूटर्स और डिग्रेड एनी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ ईवीज, क्योंकि मुझे पता है ईवीज का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। वो एक अच्छे परसेप्शन से चल रहे हैं। पहले सोलर इलेक्ट्रिसिटी का भी, सोलर एनर्जी का काफी ज्यादा यूज होने लग गया था, उस तरह से ये भी है। काफी लंबी बातें जानते हैं अपन सब है, लेकिन वही है, जितना नॉलेज आपको जरूरत है उतना ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, ज्यादा देंगे तुम सुनते ही नहीं हो, भग जाते हो फिर, ठीक है। तो अभी क्या है, लिथियम आयन बैटरी जो आपको पता है ज्यादातर किस में रहती है, ईवीज में रहती है। उनको चार्ज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे एनर्जी स्टोरेज में रिडक्शन प्रोसेस, मतलब वहां पे क्या रहता है, जो हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करता है, जिसकी वजह से हम एक एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज कर सकते हैं बैटरी की, जहाँ पे एनर्जी स्टोरेज खूब ज्यादा रहता है, ठीक है। और आपको पता है एनर्जी स्टोरेज की कंडीशन में, रिडक्शन में, सोलर पैनल्स जैसा मैंने अभी बताया, विंड टर्बाइंस हो सकते हैं, ये आपकी बैटरीज, ये सब इन्हीं पे आ जाती है और यहाँ से फिर हमारे थ्रू में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये है एग्जांपल किसका, एनर्जी स्टोरेज का। ओके, एनर्जी स्टोरेज की बात समझिए। एनर्जी स्टोरेज के बाद में अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो एक काफी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, ठीक है। वो होता है हमारी बॉडीज में हमारा मेटाबॉलिज्म। अब आप कहोगे हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे एक्ट करता है, यार देखो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन का रिमूवल करती है या एडिशन करती है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, मेटाबॉलिज्म में एक्सचेंज होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, ऑब्वियस सी बात है। केमिकल वेस्ट हमारे कौन कौन से, देखो हमारी बॉडी से जो दो चीजें सबसे ज्यादा रिमूव होती है, सबसे ज्यादा, वो रहता है एक तो हमारा यूरिन, ठीक है, एक हमारा स्वेट और एक रहता है हमारा CO2। हम तीन चीजें सबसे ज्यादा एक्सक्रीट आउट करते हैं। देखो, खेलने जाओगे, प्यास लगेगी, क्यों लगेगी, प्यास क्यों लगेगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी स्वेट निकाल चुकी, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेट। वो स्वेट क्या है, NaCl+H2 जो तुम्हारी बॉडी में है, पहला, ठीक है। सेकंड मैं बोलूंगा CO2। अब तुम खेल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, चल रहे हो, बैठे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सांस ले रहे हो, तुम ऑक्सीजन ले तो रहे हो, लेकिन रिमूवल किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सबसे ज्यादा केमिकल जो वेस्ट तुम्हारी बॉडी से निकल रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर एक्सेसिव अमाउंट में, यूरिन भी निकलता है, पर उससे और स्वेट भी निकलता है, जो एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करता है उनके तो बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो ATP है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, ये काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हमारे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, अभी फैट्स हुए, कार्बोहाइड्रेट हुए, जितने भी एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी में एडॉन्स रहते हैं, उन सबको अच्छे से डाइजेशन में काम करने में कौन हेल्प करता है, हमारा रिडक्शन ही हेल्प करता है। रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकल सिस्टम्स में वाइटल है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्प करती है हमारे सेल्युलर मेटाबॉलिज्म में। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज जो आते हैं रिडक्शन की प्रोसेस में, जो ATP में रहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल यही होता है, ATP ही होता है हमारा मेन एनर्जी करेंसी सेल, या फिर बोल सकते हो ऐसा सेल जो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तुम और मैं चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग काम कर पा रहे हो, मैं
काम कर पा रहा हूँ, किसकी वजह से, एटीपी की वजह से। रिडक्शन रिएक्शन भी एक मेजर रोल प्ले करती है बायोमोलिक्यूल्स में के ब्रेकडाउन में, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, यानी आपको पता है जो टॉर्टिलाज, रोटीज, आप फाइबर के टाइप में भी काफी सारी चीज ले सकते हो। फैट्स में हो सकता है आपका घी, हो सकता है पीनट बटर्स हो सकते हैं। ये सब चीजें जब हम कंज्यूम करते हैं ना, ये हमें एनर्जी इंस्टेंट नहीं देती, हमारी बॉडी में जाती है, हमारी बॉडी जब इस पे वर्क करती है तब ये इससे एनर्जी एक्सक्रीट आउट करके एटीपी की फॉर्म में हमें देती है। तब मैं अभी आपके सामने बोल पा रहा हूँ, इसकी वजह भी यही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आपने देखा होगा ना, लोग खाना नहीं खाते जिनका फास्ट होता है, वो बाय द एंड ऑफ द डे, नॉट इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उनका पूरा खाना सुबह से शाम तक का तो एटीपी ऑलरेडी एनर्जी दे चुका है। बाय द एंड ऑफ द डे जब उनका फास्ट पूरा होने वाला होता है या फिर उनको भूख लगना स्टार्ट होती है, तो फिर वो ऐसे हो जाते हैं। पता है क्या होगा? ऐसे एनर्जी रहेगी। हाँ बोल, मैं बताता हूँ क्या करना है, बता बता। फिर लास्ट में बताओ क्या काम करना है। अब नहीं हो रहा मेरे से काम, अरे छोड़ दो यार, मेरा ना हिम्मत, मतलब एक अलग ही चेंज आ जाता है उसमें। चेंज आने की वजह क्या, वो एक अलग ही एनर्जी लेवल उसका इतना डिग्रेड होगा ना कि वो समझ ही नहीं पाएगा वो कर क्या रहा है, उसको खुद को बातें पता नहीं चलेंगी। तो ये रहता है हमारे मेटाबॉलिज्म के चेंज में। ठीक है, रिडक्शन का दूसरा एग्जांपल था, आई होप सबको समझ में आ गया। अब हम रिडक्शन के एक अगले एग्जांपल पे आ जाते हैं, जो है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के ऊपर। ओके, अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या रहेगा, देखो आपको पता है रिडक्शन रिएक्शंस बहुत ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम में आती है, जहाँ पे मेटल का एक्सट्रैक्शन और केमिकल सिंथेसिस होता है। देखो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा रिएक्शंस होती हैं जिसमें हाइड्रोजन का काफी बड़ा रोल प्ले रहता है, क्योंकि काफी सारी चीजों के प्रोडक्शन में हाइड्रोजन का यूज होता है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन एड ऑन हो रहा है वहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। और इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल से लेकर, फ्यूल से लेकर, एनर्जी सेल से लेकर हर जगह तक हाइड्रोजन यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन का रिमूवल करना पड़ता है, नहीं तो कंबशन लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, फिर बात करेंगे रिडक्शन ऑफ आयरन ओर टू प्रोड्यूस द आयरन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोजनेशन। These process are essential for the manufacturing and the production of numerous goods. Obvious सी बात है, जैसा मैंने बताया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस अगर देखा जाए तो यार सीधी सी बात है, जो भी चीजें बन रही है काइंड ऑफ रिडक्शन से ही बन रही है। काफी सारी चीजें बनाने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रिडक्शन का ही यूज करना पड़ेगा, और इंडस्ट्रीज में तो काफी ज्यादा यूज होती है। बाकी ये थोड़ा सीनरी ऐसा नहीं लग रहा देखा देखा सा, रॉकी भाई वाला पहचानना, मुझे बताना कौन सा सीन है। चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया यहाँ तक सबको? यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? मजा आया आज की क्लास में? मुझे तो बहुत मजा आया, आप बताना आपको कैसा लगा। अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट, हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आज पूरा होता है। इसकी कुछ एक्सरसाइज होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वैसे तो मैंने काफी सारे करा दिए हैं, कुछ बीच में भी करा है। बैलेंसिंग बताइए, बैलेंसिंग की ट्रिक जरूर एक बार करना, मुझे बताना कोई भी क्वेश्चन आता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा आई गेस फिजिक्स का कर लेते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का एक नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, आप मेरे साथ बने रहना बाय द एंड, क्योंकि अब काफी मजा आने वाला है, काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, और काफी क्रेजी से एक्सपेरिमेंट्स भी होने वाले हैं। ओके, सो विद दैट नोट, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, सी या।